India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। जेल में बंद कैदियों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की पहल। कानूनी सहायता अधिवक्ताओं को सुनवाई तेज करने को कहा। आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए किया निर्देश जारी। पीएम केयर्स फंड में आने वाला पैसा भारत के संयुक्त खाते में नहीं आता। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ करता है काम। फंड को किया जाता है ऑडिट। उच्च न्यायपालिका में हुए कई फेरबदल। 7 हाईकोर्ट के 7 जजों की ट्रांसफर की ऑर्डर जारी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस राजेश बिंदल ने राजभवन में ली शपथ। India Legal presents Courts Roundup. जेल में बंदियों को राहत देने के लिए और उनकी सुनवाई तेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की। कोर्ट ने कहा कि कानूनी सहायता अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोषियों को सुनवाई में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों के समय पर निपटान के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा देखा जा रहा है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति द्वारा एक विस्तृत अभ्यास किया गया है, जिसके तहत उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सभी आपराधिक अपीलों की सूची के साथ एक चार्ट तैयार किया और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित केसों को वक्त से निपटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खंडपीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों की उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को एक समान अभ्यास करने का निर्देश दिया है, ताकि कानूनी सहायता अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोषियों को अपील की सुनवाई में देरी के कारण पीड़ित न हो। कोर्ट ने नालसा को इस अभ्यास की निगरानी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को उन दोषियों के मामले को लेने का निर्देश भी दिया गया है जो निश्चित अवधि की सजा के मामले में आधे से अधिक सजा काट चुके हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करने की वैधता की जांच करते हैं। आजीवन सजा मामले में इसी तरह की कवायद करने का निर्देश दिया गया है, जहां 8 साल की वास्तविक हिरासत पूरी हो चुकी है। बेंच ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निश्चित अवधि की सजा के मामले में दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय को दोषियों के संपर्क में रहने और ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या वो सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और इसके आधार पर अपीलों के निपटान के लिए सहमत हैं। इसके अलावा बेंच के अनुसार आजीवन सजा के मामलों के संबंध में भी ऐसा किया जा सकता है, जहां सजा सुनाई गई व्यक्ति शेष सजा की छूट के हकदार हैं, चाहे वो अभी भी अपील करना चाहते हैं या सजा की छूट होगी ऐसे दोषियों के लिए स्वीकार्य हो। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि निर्दोषों को उद्देश्यों का अपील के अधिकार से वंचित ऐसे दोषियों से जबरन स्वीकृति लेना या उन्हें स्वीकार करना नहीं है। वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ने 10 साल की सजा काट ली है और जुर्माने का भुगतान न करने के कारण एक डिफॉल्ट सजा काट रहा है। मामले की सुनवाई अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ की जा रही है, जहां कोर्ट ने जेल की याचिकाओं के
असामयिक विचार और निपटान, दोषियों की छूट के आवेदन और समय से पहले रिहाई आदि के मुद्दे पर संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये देखते हुए संज्ञान लिया कि रिहाई के मामलों पर समय पर विचार नहीं किया गया और कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई। न्यायालय ने नालसा से ये विचार करने के लिए कहा था कि क्या नशीले पदार्थों के मामलों में कोई नीति होनी चाहिए और यदि हाँ, तो किस प्रभाव से। कम सजा के मामलों में कानूनी सहायता कैसे प्रदान की जा सकती है जब कारण उत्पन्न होता है, न कि वर्षों बाद आदि। अदालत ने नालसा और रजिस्ट्रार को जेल से सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राप्त मामलों के पहलू को सामने लाने के लिए कहा था, जो जेल मामलों के रूप में दर्ज हैं, लेकिन मामला दर्ज होने और कानूनी सहायता प्रदान करने के बीच एक समय अंतराल प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की उच्च न्यायपालिका में एक बार फिर से फेरबदल हुआ है। कानून मंत्रालय ने देश के 7 हाई कोर्ट के 7 जजों का ट्रांसफर कर दिया। न्याय विभाग ने कहा कि भारत के संविधान के तहत पदस्थ शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के ट्रांसफर को अधिसूचित किया है। इन जजों की लिस्ट में सबसे पहले जस्टिस राजन गुप्ता का नाम है। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। दूसरे नंबर पर न्यायमूर्ति टी.एस. शिवंगनम का नाम है। उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा। लिस्ट में तीसरे स्थान पर जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर का नाम है। उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर मिला है। चौथे स्थान पर न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी का नाम है। उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। 5वें स्थान पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का नाम है। उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। 6ठे स्थान पर जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ हैं, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। वहीं जस्टिस सुभाष चंद्र को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय ट्रांसफर मिला है। जजों के स्थानांतरण की इस लिस्ट को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है। दरअसल 5 अक्टूबर को केंद्र ने हाई कोर्ट के 15 जजों के तबादले की अधिसूचना जारी की थी। 9 अक्टूबर को केंद्र ने 13 हाई कोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को एलिवेटियन के हस्तांतरण के माध्यम से अधिसूचित किया था। जजों के स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम की सिफारिशें 15 सितंबर और 21 सितंबर को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दोनों समेत उच्च न्यायालय के 15 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया था। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। जस्टिस वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 8 अगस्त 1992 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने साल 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में प्रैक्टिस किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ, दिल्ली उच्च न्यायालय, अन्य उच्च न्यायालयों, ट्रायल कोर्ट, ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल पक्ष, दीवानी और आपराधिक मामलों में निपटारा किया। 22 सितंबर 2017 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। 6 सितंबर 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जस्टिस राजेश बिंदल को शपथ दिलाई। इस मौके पर राजभवन के गांधी हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम ने मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी। इस दौरान मंत्रिमंडल के सहयोगी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर विधि और न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव न्याय, मुख्य न्यायाधीश महोदय के परिवार के सदस्य और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशगण, रजिस्ट्रार, वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। राजेश बिंदल इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति थे। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई।
इस आविष्य की अधिसूचना कल केंद्रीय विधि और कानून मंत्रालय के अपर सचिव राजेंद्र कश्यप ने जारी की थी। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद सितंबर 1985 से उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में विधि कार्य शुरू किया। वकालत करने के दौरान वो हरियाणा राज्य की ओर से सतलुज यमुना विवाद में बनी ईडी ट्रिब्यूनल में हरियाणा सरकार के पक्षकार भी रहे थे। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, आयकर विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की तरफ से हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखते थे। उन्होंने 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ली। यहां से ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने लगभग 80,000 वादों का निस्तारण किया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एक साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। जम्मू कश्मीर से स्थानांतरण के बाद उन्होंने 5 जनवरी 2021 को कोलकाता उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। इसके बाद 29 अप्रैल 2021 को कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम जस्टिस M.N. भंडारी देख रहे थे। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना माता मंदिर के विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दीपमाला श्रीवास्तव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी और तर्क दिया था कि कोरोना माता मंदिर के लिए अपने पति के सहयोग से उनके द्वारा बनाए गए मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस M.M. सुंदरेश की बेंच ने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता ने अब तक इस देश के लोगों को संक्रमित करने वाली अन्य सभी संभावित बीमारियों के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि जमीन विवादित है और इस संबंध में पुलिस में शिकायत की गई है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में किसी उचित कानूनी उपाय का भी सहारा नहीं लिया। अदालत ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमारा विचार है कि ये स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में 4 सप्ताह के भीतर 5,000 रुपए जमा कराने का निर्देश भी दिया है। आज केंद्र के दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड में आने वाला पैसा भारत के संयुक्त खाते में नहीं आता है, इसलिए ये कोई सरकारी फंड नहीं है। पहले इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पीएमओ में अपर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रस्ट पूरी तरीके से पारदर्शी है और पारदर्शिता के साथ काम करता है। इसके फंड को ऑडिट किया जाता है। इस ट्रस्ट को जो भी दान मिले वो ऑनलाइन चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मिलता है। कोष में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस ट्रस्ट को मिले धन और उसका सारा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट 22 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। दरअसल सम्यक गंगवाल ने याचिका दाखिल कर पीएम केयर्स फंड को राज्य का घोषित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अंदर लाए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री केयर फंड्स को अपनी वेबसाइट के डोमेन में गवर्नमेंट का उपयोग करने से रोक लगाने की मांग की गई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपों पर कई एफआईआर सामना करने वाले पत्रकार यूट्यूबर के खिलाफ एक ही आरोप पर कई एफआईआर दर्ज करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की पीठ एक पत्रकार नवीन कुमार चिंता पांडु की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो क्यू न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसमें एक ही कारण से उत्पन्न होने वाली कोई एफआईआर दर्ज करने की घोषणा की मांग की गई थी। हालांकि पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई को अवैध बताया जा रहा है। एक रिट याचिका दायर करते हुए उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ केवल कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर उसे परेशान करने के लिए कई अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को अवगत कराया गया है। उसके पति को 28 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस मामले में जब उसे जमानत मिल गई तो पुलिस ने उसे एक अन्य मामले में पीटी वारंट के निष्पादन की आड़ में फिर से गिरफ्तार किया।
दलील दी गई है कि इस वजह से याचिकाकर्ता का पति बाहर आने की स्थिति में नहीं है और वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। न्यायालय की कहा कि प्रतिवादी पुलिस को आगे निर्देश दिया जाता है कि वो याचिकाकर्ता के पति के प्रति किसी भी प्रतिशोधी रवैये का सहारा न लें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और उसके पति को उसके खिलाफ लंबित किसी भी अपराध में जांच की आड़ में किसी भी तरह से परेशान न करें। जांच अधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। यह है कि भगवान राम और कृष्ण भारतीयों के दिल में रहते हैं। कोर्ट ने टिप्पणियों के साथ को एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी। उसने भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट की थी। जस्टिस शेखर यादव की खंडपीठ सूर्य प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कथित तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट पर भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी। ये रेखांकित करते हुए कि कोई ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं, कोई किसी की आस्था को आहत नहीं कर सकता, और यह है कि जिस देश में कोई रहता है उसकी संस्कृति और महापुरुषों को सम्मान करना आवश्यक है। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि वो भविष्य में ऐसा अपराध न करे। संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके तहत कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से बोल सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने विचारों, रचनात्मक कलाओं और जीवन की गुणवत्ता का विस्तार और प्रचार कर सकें। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उदार संविधान है, एक नागरिक को किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करने या नास्तिक रहने की अनुमति देता है, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि वो धर्म, स्वास्थ्य, नैतिकता से संबंधित परंपराओं, कानून और व्यवस्था या अन्य नागरिकों के अधिकार के खिलाफ न हो। हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम आचार्य जे अवधूता और अन्यों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ फेसबुक पोस्ट मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए क्या तर्क दिया है, बताइए। जी, बताना चाहेंगे, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन जिसके तहत कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से बोल सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने विचारों, रचनात्मक कलाओं और जीवन की गुणवत्ता का विस्तार और प्रचार कर सकें। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उदार संविधान है, एक नागरिक को किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करने या नास्तिक रहने की अनुमति देता है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि वह धर्म, स्वास्थ्य, नैतिकता से संबंधित परंपराओं, कानून और व्यवस्था या अन्य नागरिकों के अधिकार के खिलाफ न हो। वहीं कोर्ट ने आगे ये कहा कि हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के पुलिस आयुक्त और बनाम आचार्य अवधूता और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अपनी सीमाएं भी हैं। वहीं लास्ट में ये कहा कोर्ट ने कि यह कहा कि ईद के त्योहार के दौरान गोहत्या प्रतिबंध है, क्योंकि इससे अन्य धर्मों को भी आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा अगर नागरिक भगवान राम के पर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आदर्श कुमार। तो इधर केरल की एक अदालत ने सूरज एस कुमार को अपनी पत्नी को मारने के इरादे से जहरीले सांप से कटवाकर हत्या करने का दोषी ठहराया। कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया जब वो सो रही थी। सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। आरोपी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। वकील जे मोहराज ने मामले में मजबूत वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के साथ अभियोजन का नेतृत्व किया। सांप का पोस्टमार्टम ये पुष्टि करने के लिए किया गया था कि ये वही था जिसने मृतक पर हमला किया था, और पूरी घटना को फिर से बनाने के लिए एक डमी ट्रायल भी किया गया। एक प्रसिद्ध सांप हैंडलर ने नुकीले सिरे की चौड़ाई की जांच करने के बाद अदालत के समक्ष गवाही दी कि मृतक के शरीर पर पाया गया कि सांप के काटने का निशान प्राकृतिक नहीं लग रहा और संभवतः प्रेरित था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य को पशु चिकित्सकों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, पशु चिकित्सा सर्जनों और वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक टीम की मदद से एकत्रित किया गया।
25 वर्षीय गृहिणी उथरा 7 मई 2020 को सांप के काटने से अपने घर पर मृत पाई गई थी। हालांकि शुरुआत में इसे प्राकृतिक रूप से सांप के काटने के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लड़की के परिवार वालों को बेटी की मौत पर संदेह था। संदेह इस बात से पैदा हुआ था कि मृतका को बार बार उसके पति और उसके परिवार दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था। उन्होंने तर्क दिया कि एक बंद एसी कमरे में सांप का आना असंभव था, खासकर जब से फर्श पर टाइल लगाई गई थी। उसके परिवार ने आगे आरोप लगाया कि हत्या सोना और संपत्ति हासिल करने के लिए की गई थी। इस संदेहों को इस तथ्य से पुष्ट किया गया। घटना से 9 सप्ताह से भी कम समय पहले उत्तरा पर वाइपर से घातक हमला किया गया। वो उसी से उबर रही थी, जबकि कुछ समय बाद ही सांप के काटने से उसकी जान चली गई। उसके बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से 2 सांपों को बिना खिलाए एक जार में रखा था। बाद में दोषी पति और उसके पिता, माता और बहन को भी उत्तरा के सोना के लगभग 38 संप्रभुओं को बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जो उनके निवास के पीछे एक रबर की संपत्ति में दफन पाया गया था। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.